बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 7 के हमारे 2 न्यूमेरिकल्स रह गए थे, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करते हैं और फिर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 के जो स्मार्ट सिलेबस के न्यूमेरिकल हैं बेटा 7.6 तक हम कर चुके हैं, 7.11 एंड 7.12 करना है। 7.1 न्यूमेरिकल बेटा मैं करवा रही हूँ आपको, जो कि हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड है। और आपको पता है हाइड्रोलिक प्रेस की जब भी बात होती है तो आपके माइंड में दो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो 2 और मोर देन 2 सिलेंडर्स कंसिस्ट ऑफ होता है, जिसमें हमने जो बात की थी वो 2 सिलेंडर्स के लिए बात की थी। एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर होता है, दोनों को बेस को हमने एक पाइप के ज़रिए से ज्वाइन किया होता है। तो इन दैट केस जो बड़ा सिलेंडर है उसका जो पिस्टन होगा उसके एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था, और जो छोटा सिलेंडर था उसके पिस्टन के एरिया को हमने स्मॉलर ए से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब जो पिस्टन होता है बेसिकली वो हमारे पास एक राउंड सर्कुलर शेप में होता है, और सर्कुलर शेप का जो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें उस पिस्टन का डायामीटर पता हो तो हम वहाँ से उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और रेडियस का पता चल जाए तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो यूजुअली किस शेप में होगा, राउंड शेप में। यूँ ये सिलेंडर के ऊपर यूँ दिया हुआ है, तो इन दैट केस आपके पास जो है इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, और रेडियस जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके साथ साथ फिर हम बाकी जो है कन्वर्जन करेंगे। ओके बेटा, वो कह रहा है डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए कार वेइंग 20,000 न्यूटन। यानी अगर आप इसकी थोड़ी सी रफ सी डायग्राम बनाओ ना, हमने जो हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा उसमें ये बड़ा सिलेंडर, यहाँ पे इसने कहा कि एक कार है और कार को लिफ्ट करने के लिए हम यही हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि गाड़ियाँ वॉश करने के लिए भी हाइड्रोलिक मशीन्स का सहारा लिया जाता है। जस्ट हमने ये सिस्टम लगाना होगा जिसमें लिक्विड फिलअप होगा, और साथ साथ जो है बेटा हम लिक्विड फिलअप करने के साथ लिक्विड फिलअप करेंगे 2 सिलेंडर्स के अंदर, एक छोटा सिलेंडर और एक बड़ा सिलेंडर। इसका एरिया स्मॉलर ए और इसका एरिया क्या होगा, कैपिटल ए। ठीक है, अब यहाँ जो फोर्स इसको रिक्वायर्ड थी ना इसको लिफ्ट करने के लिए, वो कह रहा है F2 फोर्स है, और वो उसने हमें क्वेश्चन में बता दी, दैट इज जी 20,000। और यहाँ हम कितनी फोर्स लगाएंगे, यानी F1 फोर्स कितनी लगाई जाएगी, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर वो कहता है कि आपके जो पिस्टन है ना, पिस्टन ऑफ द पंप जो है, ये पंप है जिसको हम पंप करते हैं बेटा, इसका एरिया, इसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर इसके डायमीटर को स्मॉलर डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो है 3 सेंटीमीटर, और इसके डायमीटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 30 सेंटीमीटर। एरिया गिवन नहीं है इस दफ़ा, क्या चीज़ गिवन है, डायमीटर्स गिवन है बेटा। ठीक है, अब गौर से देखिए फिर से इसको, ये फोर्स पंप, यहाँ से हम प्रेशर लगाएंगे ना, इसके ऊपर F1 फोर्स कितनी अप्लाई की जाएगी अगर इस पंप के पिस्टन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो, तो 20,000 न्यूटन की वेट की एक कार है उसको लिफ्ट किया जा रहा है, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास सिलेंडर है उसके पिस्टन का डायमीटर कितना, 30 सेंटीमीटर। इस दफ़ा एरियाज गिवन नहीं है, डायमीटर्स गिवन है, तो हम डायमीटर से फाइंड आउट करेंगे रेडियस फाइंड आउट हो गया तो फिर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये सारी बातें हम गिवन डाटा में ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जब लिखेंगे बेटा डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस जो है, और ये पंप, और उधर से जो कि हाइड्रोलिक प्रेस जिसकी बात की जा रही है उसका डायमीटर कैपिटल डी, इसका डायमीटर, पंप का डायमीटर स्मॉलर डी, हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर कैपिटल डी, इसका एरिया स्मॉलर ए, और उसका एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं बेटा सबसे पहले वेट ऑफ द कार। वेट ऑफ कार जो है वो हम F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स, या आप ये भी कह सकते हैं फोर्स
टू लिफ्ट दी कार जो है वो हमारे पास है 20,000 न्यूटन। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, इसके डायमीटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा, 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, यह जगह 0.3 मीटर। ठीक है, यही से मैं इसका रेडियस निकालूंगी बेटा, रेडियस ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। ये मैं आर से रिप्रेजेंट करी, कैपिटल आर से लिखेंगे, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 0.3 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो ये 0.15 आई थिंक आएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय 2 0.15 मीटर आ गया। तो यही हम इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस और मैंने कहा ये राउंड शेप में होता है तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, पाई आर की वैल्यू जो है, पाई की ऐसे लिखा रहने दें, आगे हम कैंसिल कर देते हैं, या आप लिखनी है तो 3.14 मल्टी प्लस 0.15 का स्क्वायर और यहाँ से एरिया कैलकुलेट करके लिख लीजिए, 0.15 का स्क्वायर कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 3.14। ये बेटा मेरे पास आ रहा है 0.7065 मीटर स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये किया बेटा, ये हमारे पास आ गया है 0.7065 मीटर स्क्वायर। अब हम जो यहाँ से पंप है ना उसका डायमीटर लिखते हैं बेटा, डायमीटर ऑफ दी पंप उसको स्मॉल डी से लिख लेते हैं, वो 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा बेटा 0.03 मीटर। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, ये आएगा 0.03 मीटर। उसके बाद हम लिखेंगे इसका रेडियस, रेडियस स्मॉलर के लिए हम छोटे लेटर्स स्मॉलर लेटर लिख रहे हैं बेटा, रेडियस ऑफ पिस्टन ऑफ पंप, यहाँ पिस्टन लिखना है हमने, पिस्टन ऑफ पंप, वो आ जाएगा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्मॉल डी को 2 पे डिवाइड कर दीजिए, ये 0.03 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए बेटा, ये आ जाएगा 0.015 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पिस्टन ऑफ पंप, उसको स्मॉलर ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमें कैपिटल आर लिखना था बेटा, ये क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस के लिए कैपिटल आर का लफ्ज़ यूज़ किया और पंप के लिए स्मॉलर आर यूज़ किया, तो आप वैल्यूज़ लिख दीजिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर जो है 0.015 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्मॉलर एरिया आपके पास आ जाएगा बेटा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.015 का स्क्वायर, ये आ रहा है 7.065 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। आपने फोर्स अप्लाइड ऑन द पंप, फोर्स अप्लाइड ऑन पंप जो है कैलकुलेट करनी है, F1 होगी बेटा, वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आपका ये सारी चीज़ें आपने गिवन डाटा में फाइंड आउट करने के बाद आपने फॉर्मूला जर्नल लिखना है, F1 डिवाइडेड बाय स्मॉलर ए दैट इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, और यहाँ से F1 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय ये स्मॉलर ए उधर चला जाएगा, F1 दैट इज इक्वल टू F2 की वैल्यू है बेटा 20,000, कैपिटल एरिया आपके पास यहाँ फाइंड आउट किया ये है वैल्यू
0.7065 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर एरिया की ये वैल्यू है बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.065 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 20,000, ये आ रहा मेरे पास 14.13 डिवाइडेड बाय 0.7065, 20 न्यूटन आ रहा है। F1 फोर्स 0.7065 कितना मेरे पास आ रहा है बेटा, आई थिंक एक ज़ीरो कम लगाया हमने, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। 0.015 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14, ओके 7.065 10 की पावर -4 और मल्टीप्लाई बाय 20,000, आई थिंक एक ज़ीरो मैंने कम लगा दिया है। ओके 20,000 आ गया डिवाइडेड बाय 0.706, ओके ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 200, आई थिंक कहीं ज़ीरो कम है, यहाँ से कैलकुलेशंस में फिर से चेक कर रही हूँ, एक ज़ीरो जो है कहीं मिसिंग हो रहा है। 0.330 को डिवाइड किया 100 पे, 0.3 और 0.3 को 2 पे डिवाइड किया, 0.15 का स्क्वायर किया, ये आ गया है जी मल्टीप्लाई बाय 3.14, ज़ीरो, हाँ यहाँ ज़ीरो मिस हुआ बेटा, ये यहाँ जो आंसर आ रहा है ना कैलकुलेटर पे 0.07065 आना है, तो ये एक ज़ीरो कम होने की वजह से ना आंसर यहाँ 20 दे रहा था, ये 200 न्यूटन आना है। ठीक है, यहाँ भी आएगा 0.07065, तो ये आपके पास आंसर आएगा 14.13 डिवाइडेड बाय 0.07065, ये 200 न्यूटन, यानी हम पंप पे कितनी फोर्स लगाएंगे 200 न्यूटन, इस साइड पे जो फोर्स अप्लाई की जाएगी वो 200 न्यूटन होगी और यहाँ जो फोर्स क्रिएट हो जानी है वो कितनी है 20,000 न्यूटन। क्लियर है बेटा, फिर से देखिए जो वेट ऑफ कार जो कि ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है वो कितना है 20,000, यानी यहाँ जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो है F2 और यहाँ जो फोर्स लगानी है वो F1, यानी ये पंप है, ये हाइड्रोलिक प्रेस है, पंप के ऊपर फोर्स लगाई F1 वो फाइंड आउट करनी है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और इस हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर जो है वो बेटा 30 सेंटीमीटर है। ये छोटा सिलेंडर, ये बड़ा सिलेंडर, इसका डायमीटर गिवन है तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे, रेडियस आ जाएगा तो फिर हम स्मॉलर एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सेम जो है यहाँ के पिस्टन के लिए हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया, फिर एरिया कैलकुलेट कर लिया। चूँकि बेटा ये राउंड शेप में होता है ना पिस्टन यूँ, तो इन दैट केस हमारे पास इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है πr²। तो डायमीटर गिवन था तो रेडियस कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने आगे सिंप्लीफाई करते गए हैं, लेकिन ये है कि कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में चेंज करना है, सेम रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसके लिए हमने सारे जो है लफ्ज़ यूज़ किए हैं बेटा, कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं और जो पंप है उसके लिए सारे जो है हमने स्मॉलर लेटर यूज़ किए हैं। तो पंप के लिए स्मॉलर r स्मॉलर एरिया एंड स्मॉलर d से रिप्रेजेंट किया, डायमीटर d, रेडियस r एंड एरिया को a से रिप्रेजेंट किया। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द पंप कैलकुलेट करनी थी, जर्नल इक्वेशन हमने लगाई है हाइड्रोलिक प्रेस की और हमने इसको क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, कॉन्शियस होके कीजिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ मैं भी मिसिंग कर गई थी एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो यहाँ पे आता है तो फिर आप लोगों का वो आंसर सही आएगा। तो कैलकुलेशन 2 दफ़ा चेक कर लिया करें, जब आपके पास ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है तो 2 दफ़ा चेक किया करें ताकि मिस्टेक के चांसेस ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है बेटा। तो यहाँ रिजल्ट जब लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे 200 न्यूटन फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द पंप।
रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, 200 न्यूटन फोर्स will be applied on pump to lift the 20,000 न्यूटन कार। ठीक है, इस कार का इतना वेट है, उसको लिफ्ट करने के लिए हमें कितनी फोर्स अप्लाई की है, 200 न्यूटन। ये बेटा 7.11 न्यूमेरिकल है। अब हम 7.12 न्यूमेरिकल करते हैं। थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में नहीं करवाया, कि इसमें करवा दूँगी। ओके, नेक्स्ट आखिरी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का 7.12 बेटा सॉल्व करते हैं। चलिए 7.12 स्टेटमेंट पढ़ के गिवन डाटा लिखते हैं। ओके, गिवन डाटा बेटा हमारे पास है 7.12 की स्टेटमेंट है। ए स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक स्टील की वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बेटा वो गिवन है 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। इसको स्ट्रेच किया गया है बेटा थ्रू, यानी हमने यहाँ स्ट्रेच किया तो इसकी जो चेंज इन लेंथ आई है वो 2 मिलीमीटर है। और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की गई थी वो 4000, यानी हमने फोर्स जो अप्लाई की वो 4000 न्यूटन है। और लेंथ ऑफ द ओरिजिनल वायर जो है वो थी 2 मीटर। ये मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए लिखा कि ये चेंज इन लेंथ है, यानी ये एक स्टील की बनी हुई वायर है, उसका ये एरिया है, उसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ में इतना चेंज आ गया। अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। इसी को हम गिवन डाटा को लिखेंगे बेटा, फोर्स है जी 4000 न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर है 2 मीटर, एरिया जो है वो 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है, चेंज इन लेंथ जो आया है वो 2 मिलीमीटर है। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो आपके पास आएगा 2 × 10⁻1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ और आपने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया और बाकी कन्वर्जन सारी ऐसे यूनिट में है तो हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, एंड डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। एफ क्या है, फोर्स, एंड ए क्या है, एरिया। तो यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। फोर्स है बेटा 4000, एरिया हमारे पास है 2 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ है ये 2 मीटर एंड चेंज इन लेंथ है 2 × 10⁻⁻3। अब यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं बेटा। ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ जो है 2 मिलीमीटर था, एरिया 2 × 10⁻⁵ है। ठीक है, तो अगर मैं ये 2 से कैंसिल आउट कर देती हूँ और ये इधर कैंसिल आउट करके 2000 लिख देती हूँ और मैं लिख सकती हूँ 2000 डिवाइडेड बाय 10⁻³ और -5 करके आप लिख सकते हो 10⁻⁸ और यहीं से हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2000 को 2 × 10⁻³ लिखा जा सकता है और ये 10⁻⁸ को ऊपर ले जाइए तो 10⁻+8 आ जाएगा। तो हम इसको 2 × 10 की बेस से में पावर कंबाइन हो जाती हैं, 3 + 8 लिखते हैं। y विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻11 व्हाट विल बी द यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस कितना होगा, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट लिख लेते हैं बेटा। यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर, हैंस यंग्स मॉडुलस ऑफ steel wire will be equal to
2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा हमारे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल ख़त्म हो चुके हैं। जो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन लेते हैं, और चैप्टर नंबर 8 जो है वो ऑलमोस्ट स्मार्ट सिलेबस का सारा ही पार्ट है, कोई एक या दो टॉपिक जो है वो इंक्लूड नहीं है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना था, इंतहाई आसान है, जस्ट आपने गिवन डाटा को देखना है बेटा कि क्या वो ऐसे यूनिट में है कि नहीं है। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 8 जो है उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। अब हम यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ओके, यूनिट नंबर 8, और यूनिट 8 का नाम क्या है जी? थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 8 जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। 7 था सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और अब हम यूनिट 8 में बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें पहला टॉपिक जो है जो कि स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है वो है बेटा टेम्परेचर एंड हीट। यानी इन शॉर्ट हमने किन दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है? टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपको टेम्परेचर किसको बोला जाता है, हीट किसको कहा जाता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, और हीट किस तरह से किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बनती है, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जब से ये यूनिवर्स बनी है बेटा, इंसान को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है हमें इस अर्थ पे मेजॉरिटी हीट जो है वो और लाइट जो है वो कहाँ से आती है? सन से आती है। तो हम कह सकते हैं सन इज़ दी मेजर सोर्स ऑफ दी लाइट एंड हीट एनर्जी। यानी यूँ समझ लीजिए कि इस यूनिवर्स में जितने रिसोर्सेज हैं, यानी वो कोई न्यूक्लियर एनर्जी के रिसोर्सेज हों, वो कोयले को बर्न करने के रिसोर्सेज हों, इस यूनिवर्स में गैस को बर्न करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे मिल के भी जो है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी सन से एनर्जी हमारी अर्थ तक ओनली 1 आवर में पहुंच जाती है। यानी 1 घंटे में सन आप तक जो एनर्जी, इस अर्थ तक जो एनर्जी पहुंचाता है, इस अर्थ के ऊपर मौजूद सारे रिसोर्सेज मिलके भी जो है वो 1 साल तक वहाँ उतनी एनर्जी जनरेट नहीं है। 1 साल तक हम उन चीज़ों को जलाते रहें तो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं होती जितनी सन 1 घंटे में हमें एनर्जी दे देता है। तो मेजर सोर्स ऑफ क्या है? सन से लाइट भी मिलती है एंड एनर्जी भी मिलती है, हीट भी मिलती है। अब इस हीट एनर्जी को, इस लाइट एनर्जी को जो है वो यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। और आपको पता है कि जब से यूनिवर्स बनी है तो हम इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि जितने इस अर्थ के ऊपर प्लांट हैं वो इसी लाइट को एंड हीट को यूटिलाइज़ करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए से, और फिर हमारे लिए वही प्लांट्स और वही वेजिटेबल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा कि अगर हम सन से आने वाली एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लें प्रॉपर तरीके से तो हम अपनी बहुत सारी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। आज के दौर के एनर्जी क्राइसिस जो है उनको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम सन से आने वाली हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर लें। और आपको पता है कि अब ये जो है सोलर पैनल्स क्या करते हैं, वो सन से आने वाली हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिसिटी में।
फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे हाउसेस तक, और फिर वहाँ से हम अपनी होम अप्लाइंसेस को रन कर सकते हैं। थोड़े से ये प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, हर इंसान की पहुँच में नहीं है, लेकिन आई होप सो कि आने वाले टाइम में इसकी थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी, ताकि इसकी जो बेनिफिट हैं वो एक आम इंसान तक पहुंच सकें। और आने वाले कुछ सालों तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हमारी ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो भी सारी की सारी सोलर एनर्जी पे रन करें, यानी हम उसके साथ अगर सोलर पैनल्स लगा दें तो सन से हीट एंड लाइट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और सोलर पैनल्स उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी इन ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए सफिशेंट होगी। हम अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं अगर हम सन से आने वाली एनर्जी को प्रॉपर तरीके से क्या कर लें, यूज़ कर लें। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये एनर्जी किस तरह से यूज़ होगी और आम इंसान को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी। हम अगर बात करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, हम अक्सर उसको हाथ लगा के अंदाज़ा लगाते हैं। आपके एक हाथ में अगर आइस का एक क्यूब रख दिया जाए, आपको फ़ौरन से फील होता है इट इज़ टू मच कोल्ड, ठीक है। अब आप उस अपने हाथ की पाम पे अगर आइस का एक क्यूब रखते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों मेल्ट होता है? क्योंकि हमने उस आइस क्यूब को अगर फ्रीज़र से निकाला है, इट इज़ टू मच कोल्ड, और फिर जो इन्वायरमेंट की हीट एनर्जी है उस आइस क्यूब ने एब्जॉर्ब की, और एब्जॉर्ब करने के बाद वही आइस जो है वो पहले सॉलिड में थी, अब किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। यानी वो मेल्ट होके किस में चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी। यानी उसके जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और एब्जॉर्ब करके अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद वो सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। हम फील कर सकते हैं हाथ से कि ये कितना ठंडा था। आप अपने हाथ को टच करो किसी हॉट टी कप के साथ तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा होता है ये हॉट है, आइस कोल्ड है। यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हॉट है और कौन सी चीज़ क्या है, कोल्ड है। तो इसी को टेम्परेचर कहा जाता है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कहा जाता है। यूँ समझें कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड दी टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बेटा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। Temperature is the degree of hotness or coldness of the body. Temperature is the degree of the hotness or coldness of the body. अब किसी जो है कैंडल फ्लेम को अगर आप हाथ लगाओ तो फ़ौरन से आप अपना हाथ पीछे खींचते हो, व्हाट इज़ द रीज़न कि इट इज़ टू मच हॉट, ठीक है। टी कप को आप हाथ लगाते हो आपको फील होता है हॉट है, आइस को हाथ लगाते हो आपको फील होता है ये कोल्ड है। कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी गर्म है, ये हमें मेजरमेंट बताती है टेम्परेचर के बारे में। अगर किसी पर्सन को टेम्परेचर हो तो आप हाथ लगा के फील करते हो कि क्या ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है या इससे अबव है, तो आपको फ़ौरन से फील होता है कि इस पर्सन को टेम्परेचर है या नहीं है। यानी बग़ैर थर्मामीटर के हम जस्ट टच करने से फील कर सकते हैं कि टेम्परेचर है या नहीं है, ठीक है। कभी आपने देखा हो बेटा कि बाहर अगर आइस है, आइस बेचने वाला है, तो उसने अपनी आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स के ऊपर कुछ जो है कपड़े और कुछ जो है वो थैले डाले होते हैं ताकि इन्वायरमेंटल हीट जो है उस आइस को मेल्ट ना कर दे। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स की लेयर लगा रहा होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो कि हीट एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यानी यूँ समझें कि ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हीट इजीली कंडक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने अपने आइस क्यूब्स को शाम तक जो है उसी फॉर्म में रखने के लिए उसको रैप कर दिया जाता है कुछ कपड़ों के साथ या फिर कुछ जो है वो थैलियों के साथ, ताकि जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स आ जाए बीच में और वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स बाहर इन्वायरमेंट की हीट को जो है वो स्टॉप करे ताकि वो आइस को मेल्ट ना कर सके।
तो अब कोई भी चीज़ है, आप बेशक जो है फ्रीज़र से आइस क्यूब्स वाला एक जो है या ठंडा ग्लास का पानी अगर टेबल पे रखते हो, आप 10 मिनट बाद आके देखो तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? आप जो है उबलता हुआ दूध का एक कप ला के टेबल पे रखते हो, आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या चीज़ है जो उनको वापस लेके आती है रूम टेम्परेचर पे? दैट इज़ हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी क्या है, किस तरह ट्रांसफ़र होती है, इन चीज़ों को समझना हमने। बेटा कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है, जो हॉट बॉडीज़ है उसने हीट रेडिएट कर देनी है इन्वायरमेंट में, यानी अपनी हीट इन्वायरमेंट को दे देनी है और आहिस्ता आहिस्ता अपना टेम्परेचर क्या कर लेगा, कम करके सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ मैच कर लेगा। अब अगर हम बात करते हैं बेटा किस चीज़ की, कि आपके पास बहुत ठंडा ही है कोई चीज़, तो वो क्या करेगी, इन्वायरमेंट की हीट अपने अंदर लेगी और इन्वायरमेंट की हीट अपने अंदर लेने के बाद फिर से अपने पूरे सिस्टम की जो टेम्परेचर है उसको सराउंडिंग के साथ क्या कर लेती है, सेट कर लेती है। इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कोई भी चीज़ आप लेके आओगे ना तो वो अपने आप को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ सेट कर लेती है। ये जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हर सिस्टम के हर पार्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ सेट हो जाएगा, तो फिर हम बोलते हैं वो बॉडी के स्टेट में आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं बेटा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द प्रॉपर्टी of the system when all parts of the system are set into environmental temperature is called thermal equilibrium। यानी एक सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सिस्टम के सारे पार्ट्स अपने आप को सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो वो सिस्टम की प्रॉपर्टी के कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए मैं कहती हूँ मेरे पास ये एक बॉडी है जिसमें मैंने हॉट वाटर रखा और इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है एक बहुत ठंडी बॉडी जिसके अंदर मैंने आइस के कुछ क्यूब्स रख दिए हैं और इस आइस क्यूब्स के साथ जो है इसका टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। मैंने इन दोनों को इन कांटेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले ये अलग अलग थे, अब मैंने इन कांटेक्ट किया। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था। क्या होगा, यहाँ से हीट एनर्जी इधर ट्रांसफ़र होगी, ये आइस क्यूब्स इसकी हीट एनर्जी को क्या करते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे। यहाँ टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और इतनी हीट एनर्जी बेटा ये आइस क्यूब्स एब्जॉर्ब कर लेंगे कि ये वाटर में चेंज हो जाएगा। फिर ये वाटर भी जो है इसका टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाएगा, इतना राइज़ होगा कि यहाँ और यहाँ टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस। चूँकि इन सारे पार्ट्स ने अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ सेट कर लेना है। अगर बाहर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है तो इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर भी आफ्टर सम टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस। दैट विल बी दी थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी अब हम बोलेंगे द होल सिस्टम विल बी इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो नो हीट विल बी एक्सचेंज, किसी किस्म की हीट एक्सचेंज नहीं होती। हीट एक्सचेंज ही कब होती है, जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। एक बॉडी का टेम्परेचर हायर, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, लोअर। लोअर बॉडी का टेम्परेचर है तो उसने हीट गेन करनी है। कहाँ से गेन करेगा, हायर टेम्परेचर से। और हायर टेम्परेचर वाली बॉडी ने क्या करना है, अपनी हीट को लॉस कर देना है।
वो अपनी हीट लॉस करते जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों सिस्टम जो है वो अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कब होती है, जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे, दूसरी बॉडी क्या होगी, लोअर टेम्परेचर पे। तो हम सिंपल हीट एनर्जी की डेफिनेशन बोलते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू दी डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र ही कब होती है, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। आपको पता है कि हवा कैसे चलती है, एक जगह का टेम्परेचर हायर और दूसरी जगह का टेम्परेचर क्या है, लोअर। और जहाँ टेम्परेचर लोअर है वहाँ से ठंडी हवा हायर टेम्परेचर की तरफ जलना शुरू हो जाती है, और जहाँ हायर टेम्परेचर है वहाँ से वार्म एयर जो है वो चलना शुरू हो जाती है ठंडे इलाकों की तरफ। तो ये कुदरत का असूल है कि कंसंट्रेशन जहाँ लोअर होगी वहाँ जो है वेकेंट स्पेसेस को कवर करने के लिए हवा जो है उधर आना शुरू हो जाती है। तो सेम जो है बेटा वाटर लेवल क्या है कि अगर हम कहते हैं कि माउंटेन पे जो है आइस अगर पिघलती है तो वो वाटर की फॉर्म में, फॉल्स की फॉर्म में नीचे की तरफ आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो आती जाएगी, फिर वो रिवर में आती हैं, वो सारा पानी कलेक्ट होके वापस जो है वो समंदर में चला जाता है। समंदर में फिर से वो जो है वो स्टीम में चेंज होता है, स्टीम वेपर्स में, वो फिर वेपर्स राइज अप होते हैं, उनकी डेंसिटी लोअर होती है, वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड घूमते हुए फिर से माउंटेन एरिया की तरफ जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। वो ये कुदरत का असूल है, ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पानी भी हाई लेवल से किस तरफ आता है, लोअर लेवल की तरफ आता है। अगर हम दोनों का लेवल सेम कर दें तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये एक हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है। वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अगर हम दोनों का लेवल सेम कर दें तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सेम कि हीट एनर्जी भी कब ट्रांसफ़र होती है, अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। और दूसरी बात क्या है कि हीट ट्रांसफ़र कब होगी, जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा और हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हॉट बॉडी से किस तरफ जानी है, टुवर्ड्स दी कोल्ड बॉडी जानी है। अगर कोई सिस्टम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बन जाती है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल कॉल द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द सिस्टम के ऊपर, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, और साथ साथ वो उस सिस्टम की या उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करती है एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये थोड़ा सा मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया जिसमें हीट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए, टेम्परेचर की डेफिनेशन एंड इंटरनल एनर्जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ये मैं चीज़ें रिपीट करके नेक्स्ट जो है टॉपिक पे जाऊंगी ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्या हो जाए, लर्न हो जाए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर क्या है, हीट एनर्जी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।